हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन किया था और उसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे। और उस ड्रॉबैक में एक मेन जो ड्रॉबैक था वो ये था कि रदरफोर्ड मॉडल से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ रहा था वो कैसा आ रहा था, कंटिन्यूस आ रहा था, जबकि वास्तव में स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम का जो एक्सप्लेनेशन है वो नील्स बोर ने दिया। तो बोर ने उससे पहले कुछ थ्योरीज को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है। पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें पहले लाइट की नेचर के बारे में पढ़ना होगा कि लाइट का नेचर क्या है। तो आपको बता दें, लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो हम सबसे पहले लाइट के वेव नेचर के बारे में देखेंगे। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे हम आपको कुछ डिक्टेट करेंगे, उसको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो भी आपकी एनर्जी है, किसी भी सिस्टम से एनर्जी का जो रेडिएशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसके बारे में पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स, ये जो थ्योरी थी वो क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी। किसने दी थी? क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल थ्योरी के नाम से ये जानी जाती है। तो इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसको देखिए। पहला पोस्टुलेट, किसी भी सोर्स से एनर्जी का एमिशन होगा, रेडिएशन होगा, वो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी का एमिशन जो होगा किसी भी सोर्स से, वो हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में होगा। जैसे आपका हीटेड रॉड है या बल्ब फिलामेंट है, उससे आपकी जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उन्हें क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो पहला पॉइंट है द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स सोर्स क्या है? हीटेड रॉड और बल्ब फिलामेंट किसी भी हीटेड रॉड से या बल्ब फिलामेंट से जो एनर्जी का रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है। इज continuously in the form of radiations and called radiant energy। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इस एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इस रेडिएंट एनर्जी में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है ना? क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों ये फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका ये वेव जा रही है,
ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसके परपेंडिकुलर इस तरह से आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ये आपका इसके साथ कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये इनके बीच में, दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडिएशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में आगे प्रोपगेट करते हैं और इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, द रेडिएशन कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप समझ गए होंगे कि जो रेडिएशंस हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेडिएशन जो है वो वेव कैरेक्टर पजेस करता है और इसका वेलोसिटी कितना होता है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है। तो तीसरा पॉइंट यही लिख सकते हैं, द रेडिएशंस possesses wave character रेडिएशंस क्या पजेस करते हैं, वेव कैरेक्टर पजेस करते हैं और इनका जो वेलोसिटी होता है वो लाइट की वेलोसिटी से के बराबर होता है एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी लाइट कितना है, 3 into 10 to the power 8 meter per second, and these radiations are called electromagnetic radiations। तो एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वेव कायगी है मैग्नेटिक फील्ड की है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सन से आपके लाइट यहाँ पहुंचती है तो इसमें कोई मटेरियल की मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए इसका मतलब ये होगा, फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, they do not require any material medium किसी मटेरियल मीडियम की इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपगेशन के लिए जरूरत नहीं होती है। फॉर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब समझते होंगे आगे बढ़ने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी रेडिएंट एनर्जी है उसमें क्या है, वेव कैरेक्टर है। और वेव की कुछ प्रॉपर्टीज आप जानते ही होंगे, आपने पहले पढ़ रखी हैं कि वेव का प्रोपगेशन इस तरह से होता है, ये जो आपके ऊपर ये नोट्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं,
इनको बोलते हैं क्रेस्ट। और ये क्या होते हैं, नीचे जो बनते हैं ट्रो। इसको क्या बोलते हैं, ए एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये भी आपका एम्पलीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड। और दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है या दो थ्रो के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ, ठीक है ना। ये हो गई आपकी वेवलेंथ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू। फ्रीक्वेंसी न्यू। फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव्स पास हो रही हैं वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड होती है। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी and it is the number of waves passing through a particular point in 1 second। 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स आपकी पास आउट हो गई हैं वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। एक होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है कि 1 सेकेंड में कितनी लीनियर डिस्टेंस किसी वेव द्वारा वो तय की गई है वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी। सी होती है वेलोसिटी। तो सी इक्वल क्या पढ़ा है आपने, सी इक्वल होता है न्यू लैम्डा। तो ये हो गई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये हमने आपको कुछ वेव कैरेक्टर बताए रेडिएशंस के कि उनमें वेव कैरेक्टर पाया जाता है। और ये पॉइंट्स थे कि एनर्जी का रेडिएशन जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है, उसे रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इस प्रोपगेशन पाथ के भी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये है, इस तरह से आपकी वेव जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर ये और इस तरह से परपेंडिकुलर ये। एक हो गया आपका इस तरह से और एक इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और वो लाइट की वेलोसिटी से भी ट्रेवल करते हैं और इन रेडिएशंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक बात आप समझ गए कि एनर्जी का रेडिएशन किसके फॉर्म में होता है, रेडिएशन के फॉर्म में होता है और ये रेडिएशंस क्या हैं, इनका वेव नेचर है। इसके बाद हम आगे हम पढ़ेंगे इसके पार्टिकल नेचर को। तो पहले इसको नोट करिए जरा। अब आता है पार्टिकल नेचर। तो सेकंड आपका है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। इसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस पार्टिकल नेचर में क्या है, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को दिया था और जिसको बाद में आइंस्टीन ने एक्सटेंड किया था। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो भी रेडिएंट एनर्जी है वो हमेशा इमिटेड या एब्जॉर्ब होती है, तो कंटिन्यूअसली नहीं होती है।
the radiant energy emitted or absorbed is not continuously but in the form of small energy packets. तो इसको आप नोट कर लीजिए, the radiant energy is not continuously but in the form of discrete energy packets called क्वांटा. इनको क्या कहते हैं? क्वांटा. इनको लाइट एनर्जी जब होती है तो इनको क्या कहते हैं? फोटॉन्स. इन केस ऑफ लाइट, these quanta are known as photon. तो पहली बात तो ये हो गई कि जो एनर्जी है इसका रेडिएशन किसके, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में चलती है, कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो नहीं होता है. और इन बंडल्स को कहा गया है, एनर्जी के बंडल्स को, क्वांटा. और लाइट के इन क्वांटास को क्या बोलते हैं? फोटोन. जैसे सन रेज आती हैं तो वो फोटॉन्स के फॉर्म में आती हैं. 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, मतलब इन द नंबर मल्टीपल ऑफ फोटॉन्स. दूसरा, जो एनर्जी क्वांटा की होती है E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की. ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का क्या है? उसके प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी. तो दूसरा पॉइंट है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the frequency of radiation. That is, E is proportional to nu, और E इक्वल क्या ले सकते हैं? H nu. Where H क्या है? Where H is Planck constant, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, और 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये है आपके इस क्वांटा की एनर्जी. किसी क्वांटा से कितनी एसोसिएटेड एनर्जी रहती है? वो रहती है आपकी 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, और 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. दिस इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सोर्स से जो एनर्जी टोटल एमिटेड होगी या एब्जॉर्ब होगी वो क्वांटा के होल मल्टीपल में होगी. ठीक है ना? तो थर्ड पॉइंट क्या ले सकते हैं? थर्ड पॉइंट लिख लें, द टोटल एनर्जी एमिटेड. द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड will be whole multiple किसके होल मल्टीपल होगी? क्वांटा के. विल बी होल मल्टीपल ऑफ क्वांटा, दैट इज
E इक्वल n इंटू एच न्यू, जहां n क्या होगा 1 2 3 4 ये इंटीजर्स होंगे। तो इस तरह से किसी भी सोर्स से जो एनर्जी का रेडिएशन होगा 1 क्वांटा 2 क्वांटा 3 क्वांटा 4 क्वांटा इस तरह का रेडिएशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों बातों से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका डुअल बिहेवियर है, डुअल नेचर है। इसका मतलब क्या है, डुअल नेचर का मतलब कि कुछ एनर्जी के रेडिएशंस का हम एक्सप्लेनेशन उनके वेव नेचर के आधार पर करते हैं और कुछ हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं लाइट की या एनर्जी की वो हम उसके पार्टिकल नेचर पे डिफाइन करते हैं। जैसे हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना हैं, ये फिनोमेना आपके हम वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। कुछ अदर फिनोमेना हैं, कुछ अदर प्रॉपर्टी है लाइट की, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो जब किसी उस पर एनर्जी मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हम पार्टिकल नेचर के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डुअल नेचर, मींस वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो ये आपके दो मेन पॉइंट थे जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बिहेवियर को समझा कि इनका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब हम आगे इसी के बेस पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में समझेंगे कि बोहर ने अपने मॉडल में क्या बताया। तो आगे चलेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मेन डिफेक्ट्स थे कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, जो रदरफोर्ड मॉडल था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूअस था, लेकिन वास्तव में स्पेक्ट्रम कैसा होता है, इसका डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन स्पेक्ट्रम था। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोहर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज किया और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेस पे 1913 में बोहर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब इस बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट, पहली बात तो वही रदरफोर्ड मॉडल से सिमिलर थी कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल heavily positive charged nucleus in the center of atom and electron moves around this nucleus in circular path। तो क्या हुआ, एटम consists of small heavy positive charged nucleus and electrons revolves around this nucleus in circular पास। बात समझ गए होंगे कि एक आपका हैवी चार्ज न्यूक्लियस है, मतलब एटम का जो भी मास है वो सारा का सारा लगभग सारा सेंट्रलाइज इस न्यूक्लियस में है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, सर्कुलर पाथ्स पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये बात तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी बताई गई। अब इन्होंने खास बात क्या बताई
इन्होंने बताया कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कई सर्कुलर ऑर्बिट्स हम मान सकते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, इसके चारों ओर एक ऑर्बिट ये हो गई, दूसरी ऑर्बिट ये हो गई, तीसरी ऑर्बिट ये हो गई, चौथी ऑर्बिट ये हो गई। अब देखिए ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। पहली और दूसरी के बीच में भी कई ऑर्बिट्स हम मान सकते हैं, लेकिन इन सभी कंसीडर्ड ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही मूव करते हैं, जिसमें उनकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लें, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ circular orbits around the nucleus, electrons moves in the orbits having definite value of energy मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कुछ डेफिनेट एनर्जी वैल्यू वाली ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। हर मतलब एनर्जी, डेफिनेट एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। तो मतलब हर डिस्टेंस पर कोई ऑर्बिट पॉसिबल हो ऐसा नहीं है। और जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, डेफिनेट वैल्यू वाली एनर्जी में जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो दिस एनर्जी, these orbits in which electron moves are called energy levels of stationary orbits and are represented by (1, 2, 3, 4) ये 1, 2, 3, 4, 5 या K, L, M, N, O, P। ये 1, 2, 3, 4 से इनको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको डिजिग्नेट कैसे कर सकते हैं? designated by K, L, M, N, O, P ... तो इससे हम इनको डिजिग्नेट करते हैं। अब बात ये आती है कि जो ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, वो कितनी डिस्टेंस पर होंगी या कौन सी ऑर्बिट्स परमिटेड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इसके लिए ये कहा गया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बताया? तीसरा पॉइंट ये बताया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स are permitted in which, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़े ध्यान से समझ लें। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज whole multiple of h/2π। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? दैट इज इफ इलेक्ट्रॉन
of mass m moving with velocity v on path of radius r। तो एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, और ये कितना होना चाहिए? h अपॉन n इंटू h अपॉन 2 जहां n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसको समझिए कि हमारा मान लीजिए आपकी पहली ऑर्बिट ये है, यहां पे ये आपका न्यूक्लियस है, यहां से इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी रेडियस r हो गई, इसकी वेलोसिटी v हो गई, मास हो गया m, तीनों का प्रोडक्ट निकालिए mvr हो गया। अगर mvr में हमने h अपॉन 2 पाई से डिवाइड किया तो वैल्यू अगर 1 आ रही है तो उस डिस्टेंस पर पहली ऑर्बिट पॉसिबल होगी। अब इसके बाद मान लीजिए हम 1 और 2 के बीच में कहीं एक ऑर्बिट मान लें, उस रेडियस के लिए हम mvr निकालें और वो mvr में h अपॉन 2 पाई से डिवाइड करने पर 1.6 आ गया। इट मींस एट दैट डिस्टेंस ऑर्बिट इज नॉट पॉसिबल। उस दूरी पे, उस डिस्टेंस पे ऑर्बिट नहीं होगी। ऑर्बिट तभी पॉसिबल होगी जब उसके एंगुलर मोमेंटम में h अपॉन 2 पाई का डिवाइडेशन करने पर या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, फ्रैक्शनल आएगा 2.5 आएगा, तो उस डिस्टेंस पर आपकी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल क्या हो जाएगा? mvr अपॉन h अपॉन 2 पाई इक्वल 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, 2 फॉर सेकेंड ऑर्बिट, 3 फॉर थर्ड ऑर्बिट। तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझें कि मास डेफिनेट है, किसी उसमें वेलोसिटी भी डेफिनेट है, रेडियस अलग अलग होगा। तो रेडियस, वो रेडियस डेफिनेट होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो मेन बात यह है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज होल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है ना? फोर्थ, जनरली इलेक्ट्रॉन हम लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में मूव करते हैं, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी सेल्स में मूव करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आप जरा ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लेना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एटम आर इन देयर लोएस्ट एनर्जी स्टेट, they keep on revolving without any emission or losing of energy। इलेक्ट्रॉन जिस अपनी लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिट में रहकर घूम रहे हैं, उस समय वो एनर्जी का एमिशन नहीं करते हैं। ये इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में उनकी लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते रहते हैं और उसमें रेडिएशन उस समय एनर्जी का नहीं करते हैं, और इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन moves in their lowest energy orbit, they do not lose their energy and this state of atom is called ground state। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। तो ग्राउंड स्टेट कौन सी हो गई?
ग्राउंड स्टेट एटम की वो स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का रेडिएशन वो नहीं करते हैं। हाँ, अगला पॉइंट ये है, वो आप नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का एमिशन या एब्सॉर्प्शन तब करते हैं जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जाते हैं। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट एनर्जी का एब्सॉर्ब करेंगे और एब्सॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और इसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, उनको वहां से वापस लौटना होता है और वापस लौटते समय वो फिर से डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का रेडिएशन करते हैं और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की बेस पे ही वो स्पेक्ट्रम जो आता है रेडिएशन का, वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है कि वो डेफिनेट अमाउंट एनर्जी का रेडिएशन करेंगे, उसकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी और उस फ्रीक्वेंसी की वो लाइन आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में कब जाएंगे, जब उनको बाहर से एनर्जी दी जाएगी या वो आउटर सोर्स एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर जाएगा और इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और एक्साइटेड स्टेट से जब वो फिर वापस अपनी उसी स्टेट में लौटेगा, दो पॉसिबिलिटी होती है एक्साइटेड स्टेट में, या तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर चला जाए तो वो आयन में चेंज हो जाएगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी उसी एनर्जी स्टेट में आना होगा। तो फिफ्थ पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि व्हेन एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, electron jumps from one stationary orbit to another, that is from ground state to the excited state, and this excited state is temporary and immediately electron jump back by emitting the energy of suitable frequency and come back into the ground state। तो हमेशा इसका मतलब ये हुआ, एनर्जी का एमिशन एब्सॉर्प्शन कब होगा, जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। जब अपर स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एब्सॉर्ब करेगा और जब फिर वापस लौटेगा तो वही एनर्जी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को रेडिएट करेगा और उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की वजह से वो लाइन स्पेक्ट्रम आपका निकल के आता है। तो ये आपका था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और इसको पॉइंट्स को आपको बड़े ध्यान से समझना। तो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल हो गया आपका। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बारे में डेवलपमेंट बताएंगे, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी उनका डिस्कशन करेंगे और आपके न्यू डेवलपमेंट अबाउट द एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।